आधी रात का समय था और पास ही जंगल में एक बिल्ली दम तोड़ रही थी। उसकी छटपटाहट बता रही थी कि उसे कुछ भीतर से निचोड़ रहा है। थोड़ी देर में बिल्ली को उसके कष्टों से छुटकारा मिल गया। उधर गंगू की पत्नी शीला भागती हुई चौपाल तक आई और अपने पति के दोस्तों को जोर से आवाज लगाई, मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर गांव वालों का ध्यान उसकी ओर गया। वो बहुत व्याकुल थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास से एक तीव्र गंध आ रही थी। शीला ने घबराती हुई आवाज में बताया कि गंगू की हालत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार और शरीर से पसीने की जगह कुछ सफेद तरल रिस रहा है। लोगों ने मिलकर गंगू के द्रव्य से सने शरीर को गाड़ी पर लाद लिया, किंतु देर हो चुकी थी। शीला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपना जीवन साथी खो दिया है। गाड़ी में बैठे दूसरे लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, शहर जाए या मृत शरीर को गांव वापस ले जाए। आखिर गंगू को क्या हुआ था? गांव पर कैसी मुसीबत आने वाली थी? क्या गांव वाले उसका सामना कर पाएं? जानने के लिए पढ़ें संक्रामक, Amazon और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Chapter 6, Genemanship. The key point of this chapter is that a gene might be able to assist replicas of itself that are sitting in other bodies. Genemanship, taken from the word sportsmanship, जिसमें camaraderie, एक दूसरे की मदद करना और इसी तरीके के दूसरे परोपकारी बिहेवियर जिनसे कि जीव अपना कुछ हद तक नुकसान करके दूसरे को फायदा पहुंचाता है, उसको एक्सप्लोर करता हुआ एक चैप्टर है। जीनमैनशिप, पारिवारिक बंधन, परिवार के रिश्तों और रिश्तेदारों के बीच में जो संबंध होते हैं जिसमें वो एक दूसरे की मदद करते हैं अलग अलग जीवों में, उनके बारे में रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब द सेल्फिश जीन की चैप्टर 6 में कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। पूरी तौर पे सभी पारिवारिक रिश्तों के बारे में नहीं, लेकिन पेरेंटल केयर, किन सिलेक्शन, मतलब आपके इमीडिएट रिश्तेदार कौन है, कौन किस लेवल का रिश्तेदार है, किसके पास आपके जीन का सबसे ज्यादा हिस्सा मौजूद है और कोई किसी की मदद अपने परिवार में रह के क्यों करता है, इसको लेकर जीनमैनशिप चैप्टर में बातें समझाई गई हैं, कुछ अलग अलग चीजें बताई गई हैं। चलिए इसको मैं आगे बताता हूं। ऐसा संभव होने के लिए एक दूसरे शरीर, भाई सबसे बड़ी बात तो इसमें यह बताई गई है कि जीन जो कि खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर वो कैसे पता करें कि किसी दूसरे जीव या दूसरी सर्वाइवल मशीन के अंदर जो जीन है वो उसी की कॉपीज है। इसको जानने के लिए जीन्स ने क्या बना रखा है अपने अंदर, ऐसा उनके अंदर क्या चीज है जिससे वो समझ जाते हैं कि अच्छा इस कॉपी के अंदर मेरी ही जीन है एक। इसके लिए उन्होंने कुछ तरीके बनाए, जैसे कि देख के, समझ के और अलग अलग तरीके, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। एक जीव दूसरे जीव के प्रति कितना परोपकार, मतलब अल्ट्रुइस्टिक बर्ताव करेगा, इस बात पर निर्भर करता है कि वह जीव दूसरे जीव से किस स्तर का रिश्तेदार है। संतान तो सबसे ज्यादा परोपकार, आप माँ बाप से ज्यादा काम संतानों के लिए कोई नहीं करता। सारे माँ बाप नहीं, लेकिन काफी हद तक जीव आप देखेंगे जिसमें अपना नुकसान करके माँ बाप संतान के लिए काम करते हैं। यहाँ पे मानवों को आप मत सोचिएगा कि मानव बहुत त्याग करते हैं। इन जनरल भी अगर कोई माँ बाप कुछ खा पी रहे हैं तो उसमें संतान को दे दिया। चिड़िया अपने बच्चे को खाना देती है तो वो अपने पेट से खाना चुरा रही है और अपने बच्चे को दे रही है। उसी तरीके से कि भाई बहन, चचेरे भाई बहन या फिर और दूर के रिश्तेदार, तो किस रिश्तेदार के साथ किस हद तक परोपकार करना है, ये हमें जीन्स हमारे डिसाइड किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर है। यहां सिर्फ मानव की बात नहीं हो रही। अच्छा, दूर के रिश्तेदार या अनजान
किसी दूर के रिश्तेदार या किसी अनजान के लिए जान दांव पे लगाने वाले जीन उतना प्रचलित नहीं होगा जितना करीबी रिश्तेदारों के लिए आप अपने। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति एक दूसरे की मदद करते हैं, इंसानों की बात करते हैं चलिए, तो हमने देखा है कई बार बिल्कुल अनजान व्यक्ति के लिए भी पानी में अगर कोई डूब रहा है तो लोग डूब के उसे कूद के, जिसको तैरना आता है, वो बाहर निकाल लेते हैं। उसके अपने, जैसे मेरा बच्चा होगा तो मैं तो कूद ही जाऊंगा, लेकिन अगर कोई दूसरा भी डूब रहा होगा तो मैं एक बार को कूद जाऊंगा और उसे बाहर खींचने की कोशिश करूंगा उस हद तक जिस हद तक मुझे यकीन है कि मैं खुद बच के निकल आऊंगा। यह क्यों होता है? इस तरीके का परोपकार क्यों होता है? जीव इस तरीके का परोपकार क्यों दिखाते हैं? क्योंकि पूरी किताब में सेल्फिश जीन कहा गया। जीन सेल्फिश है, वो अपने लिए सब कुछ कर रहा है। उस सेल्फिशनेस में इस तरीके का परोपकार कहां से आ गया और कैसे आ गया? तो आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, और अधिकतर जानवर आप देखेंगे जो पारिवारिक गुटों में रहते हैं, वो आप बच्चों के लिए सब करने को तैयार होते हैं, क्योंकि वो उसमें इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं कि उन्हें लगता है कि मुझे अगर आंच भी आ जाए तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चों पे वो जिंदा रहेंगे तो मेरा जीन कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। ये अगेन, ये खुद नहीं सोच रहे हैं, वो ये जीन्स ने उनके ऐसी सर्वाइवल मशीन बनाई है जो ये करती है। आरडी यहां पर रिचर्ड डॉकिंस यहां पर यह तर्क देते हैं कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का भाई बहन रिलेशनशिप से कुछ खास अंतर नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो पारिवारिक जीन्स है, मतलब एक जीन दूसरे जीन को अपना क्यों समझे, तो उसमें परिवार के संबंध आ जाते हैं। उसमें भी पारिवारिक संबंधों में भी भाई बहन का रिश्ता और माता पिता और बच्चे का रिश्ता कोई बहुत अलग नहीं होता है। एक माँ बाप से एक बच्चे को 50% जीन्स मिलते हैं। सिमिलरली जो आपका भाई या बहन होगा उसके अंदर भी माँ बाप के 50% जीन होंगे। तो देखा जाए तो एक दूसरे से अगर रिश्ता निकालें तो वो बिल्कुल बराबर के रिश्तेदार है। फिर भी पेरेंटल केयर वाली रिलेशनशिप बिल्कुल अलग होती है और भाई बहन की रिलेशनशिप बिल्कुल अलग होती है। उनका कहना है कि जो हमारे खून के संबंधी हैं उनके लिए हमारी सोच त्याग की रहती है। जैसे जैसे रिश्तेदारी दूर की होती जाती है वैसे जीन के उत्तराधिकार का हिस्सा भी घटता जाता है और उसके प्रति त्याग की दर भी घटती जाती है। मतलब जैसे जैसे रिश्तेदारी दूर होती जाएगी, यहां सिर्फ मानवों की बात नहीं हो रही, सभी जानवरों की बात हो रही है, जैसे जैसे रिश्तेदारी घटती जाएगी तुरंत की तुरंत आप देखेंगे कि त्याग की भावना भी घटती जा रही है। किंतु कोई भी जीव अपने रिश्तेदारों को पहचानता कैसे? एक जीन एक दूसरे, वही प्राइमल क्वेश्चन जो सबसे पहले मैंने कहा था, आखिर पहचान कैसे रहे हो? मानवों में तो हमें बताया जाता है। भाई मैं अपने पिता को क्यों जानता हूं? क्योंकि जब मुझे समझ में आने लग गया, मैंने देखा ये मेरे पिता हैं, तब भी मुझे नहीं मालूम था। धीरे धीरे बोला पापा पापा, खुद ही पापा पापा बुलवाया करते हैं बच्चों के। माँ कहती है पापा है तुम्हारे, ठीक है। तो धीरे धीरे स्मृति बनाई जाती है कि ये फलाना रिश्ता, ये फलाना रिश्ता, और धीरे धीरे आप समझ जाते हो ये रिश्तेदार है मेरे, ठीक है। मानवों में तो ये सब सिखाया जाता है। जन्म लेते ही तो माता भी नहीं पहचानी जाती। आप तुरंत का पैदा बच्चा माँ को नहीं पहचान पाता है। ऐसा है कुछ, ऐसे ही कुछ जीव अपने झुंड से परिवार जनों को पहचानते हैं। कुछ घोंसलों में रह रहे जीवों को परिवार समझते हैं। कुल मिलाकर जो पास रह रहा है और सदैव मदद कर रहा है वो परिवार का सदस्य माना जाता है। मतलब जानवर, या अगर मैं आसपास के परिवेश की बात करूंगा, बिल्ली कुत्ता जब कोई बच्चा देता है तो अकेले में देता है। माँ हमेशा अकेले में बच्चे को जनती है। उसके पीछे एक कारण है कि जो पहला इंप्रेशन पड़ेगा ना बच्चे के ऊपर, वो माँ का ही पड़ना चाहिए। तो वो जो पर्सनल बॉन्डिंग माँ के साथ बन जाती है, तो फिर अगर माँ वापस आई कहीं खाना खाने के बाद और फिर मतलब 2-3 घंटे के लिए छोड़ के चली गई, फिर वापस आती, तो बच्चों को जब पुकारती है तो बच्चे उसकी आवाज पहचान लेते हैं, उसकी गंध पहचान लेते हैं और वापस आ जाते हैं जहां कहीं भी छुपे बैठे होते हैं।
तो माँ को पहचानने के लिए भी जब वो अकेले चली जाती है तब उसे समझ में आता है। फिर जब बच्चे माँ के हिसाब से 2 महीने आंखें खुल गई, 3 महीने के हो गए या 20 दिन के हो गए, तब माँ उनको बाहर निकाल के लाती है, जो बाकी कुनबा उनसे मिलाती है। और वहां पे फिर वो पहचानते हैं, ये मेरा बाप है, ये चाचा है, ताऊ है, ये भतीजे हैं, ये मेरे भाई बहन है। भाई बहन को तो पहले ही, लेकिन चचेरे ममेरे भाई बहन सब पता चलते हैं। यही हाल चिड़िया जो होती है उसका भी होता है। एक चिड़िया जो उसके घोंसले में अंडे रखे हैं उसी से अपना परिवार पहचानती है। और जब उससे अंडे से बच्चे निकलते हैं तो आप ये देखो कि वो बच्चे भी एक दूसरे को प्रॉक्सिमिटी की वजह से, करीबी जो उनका जो दूरी जितनी कम है, इतना करीब है वो कि वो पहचानने लगते हैं कि ये मेरा परिवार। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं अगर किसी को पाल लूं और मैं उसे रोज खाना खिलाऊं बचपन से, तो धीरे धीरे वो जीव मुझे अपना पारिवारिक सदस्य समझने लगेगा। जैसे लोग अक्सर कुत्ता बिल्ली पालते भी। यहां पर यह तरीका बताया जा रहा है कि इस तरीके से परिवार को समझा जाता है, कि परिवार की समझ ऐसे बनाई जाती है कि कौन साथ में है हर वक्त। और अब जैसे चिड़िया है, तो चिड़िया अगर झुंड में रह रही है तब तो नहीं, लेकिन वो हमेशा क्लचेस में अंडे देती है, तो वो जानती है कि इस क्लच में जो भी है वो मेरा है। सिमिलरली जो जानवर है वो भी यही करते हैं। अक्सर आप देखेंगे जो जानवर होते हैं वो झुंड, उनके पारिवारिक झुंड ही होते हैं। और जहां झुंड बहुत बड़े हो जाते हैं वहां पे परिवार के रिश्ते उतने बड़े नहीं रहते हैं। फिर जैसे कि हाथी का झुंड अपने एक बच्चे के लिए शेर से लड़ जाएगा, लेकिन वहीं कुछ और दूसरे जानवर, विल्डर बीस्ट और दूसरे बहुत बड़े जिनके लाखों की तादाद में संख्या में जो झुंड है, वो नहीं लड़ते हैं कभी। उनको, उनके अंदर वो पारिवारिक रिश्ते बचते ही नहीं, क्योंकि वो एक झुंड का हिस्सा है, वो झुंड में ही पैदा हुए, वो सब मिक्स हो गई स्मेल उसमें। तो परिवार इतना बड़ा है कि अब किसी एक के ऊपर फोकस करने के लिए झुंड के पास समय ही नहीं है। परिवार पता करने का सबसे अच्छा तरीका जो रिचर्ड डॉकिंस बता रहे हैं, नेचर ने इवॉल्व किया कि करीबी आपकी कौन है, सबसे वही आपका परिवार है। इन सदस्यों के बीच परोपकार का स्वभाव रहता है, तो जो आपके करीबी हैं, जो आपकी मदद कर रहा है, वही आपके लिए परिवार समान है। जैसे कि डॉल्फिन, अब क्या है कि इन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे डॉल्फिन्स हैं, वो डूबती डॉल्फिन्स को जिंदा रहने के लिए पानी पर आकर सांस लेना पड़ता है। मुझे लगता है सबको मालूम होगा कि डॉल्फिन्स, वेल्स, ओरकास ये मछलियां नहीं होती, ये मैमल्स हैं, ये नाक से सांस लेते हैं। इनकी नाक सर के ऊपर होती है, बड़ा अजीब सा होता है, लेकिन वो नाक से ही सांस लेते हैं। और वो पानी के ऊपर आते हैं, सांस लेते हैं और फिर नीचे जाते हैं। किसी कारणवश अगर कोई डॉल्फिन सांस नहीं ले पा रही, तो देखा गया है कि दूसरी डॉल्फिन उसको पुश करके ऊपर लाती है ताकि वो सांस ले सके, डूबे ना उसके। ठीक है। बबून एक तरीके का वानर होता है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। बबून के झुंड भी ऐसे देखे गए हैं कि जैसे तेंदुआ अगर किसी एक के ऊपर लपका, तो जो वयस्क और एडल्ट बबून है वो तुरंत उस तेंदुए के पीछे भागते हैं, जबकि उनके ऊपर पूरा खतरा है कि ये मार डालेगा तेंदुआ उन्हें, उनका भोजन ही है, वो तो शिकार है उनके, तो तेंदुआ तो कभी भी खा सकता है बबून को, लेकिन फिर भी वो जाते हैं लड़ने। क्यों? क्योंकि वो अपना परिवार समझते हैं। उन्हें उनके जीन्स को उनके आसपास के दूसरे बबून्स में अपने अपने कुछ कुछ हिस्से दिखाई दे रहे हैं, और कहते हैं इस हिस्से को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। जबकि उन्हें यह ज्ञात है कि तेंदुआ उन्हें क्षति पहुंचा सकता है। इसी प्रकार मुर्गी के बच्चे जब मुसीबत में होते हैं तो एक प्रकार की आवाज निकालते हैं, जिसे दूसरे चूजे नजरअंदाज कर देते हैं, किंतु मां नहीं करती। और कहीं कुछ खाने योग्य अगर मिल जाए तो चूजा एक ऐसी आवाज निकालेगा कि तुरंत भाई बहन उसके आ जाएंगे। तो ये जो परोपकार है कि भाई आपने खाने के लिए एक ऐसी आवाज निकाली जिससे वो खाना का घट जाएगा और आपको पेट भर के नहीं मिलेगा, ये भी एक तरीके की सर्वाइवल स्ट्रेटजी है, एवोल्यूशनरी सर्वाइवल स्ट्रेटजी, जो कि इवॉल्व हुई है, जिसमें अपने परिवार के जनों को खाना देना आवश्यक समझा जाता है। अगर आपके परिवार के लोग खाना खा लेंगे तो आपका भी पेट भरेगा और आपका भी जीन्स आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके का जो परोपकार की ऑल्ट्रुइस्टिक भावना जो परिवार के अंदर पाई जाती है, इसको सबसे जरूरी है कि पहले परिवार को आइडेंटिफाई करें। कैसे आइडेंटिफाई करें? तो भाई जो मेरे साथ में है वो मेरा परिवार, अन्यथा नहीं। जैसे कछुओं को कोई परिवार नहीं होता। हर कछुए एक साथ सीजनल ऋतु में आते हैं, किसी किसी बीच पर उतरेंगे, हजारों लाखों की, दसियों हजार की संख्या में अंडे देंगे और भाग जाएंगे वहां से। कछुए की मां को नहीं पता है कि उसका बच्चा कौन सा है और कौन सा नहीं है।
वो तो गई, जो भी जितने टाइम बाद बच्चे निकलेंगे और वो फिर सीधे भागते हैं ओशन तक, तो वहां तो कोई परिवार नहीं, कोई ऑल्ट्रिस्टिंग है। अंधाधुंध कछुए के बच्चे खाए जाते हैं, चिड़िया खा रही, ये खा रहा, वो खा रहा, जो बच गए जिंदा वो बेचारे फिर वापस आते हैं। तो पारिवारिक रिश्ते, जीन मैनशिप, एक जीन दूसरे जीन की कैसे मदद करता है, उसके लिए ये जानना जरूरी है कि जीन अपने परिवार को कैसे आइडेंटिफाई करता है। क्योंकि यहाँ सब जीव एक छोटे झुंड में रहते हैं, तो उन्हें मालूम है कि जो भी आसपास है वो परिवार के ही हैं। कभी कभार इसी बिहेवियर में, ये जो एवोल्यूशनरी बिहेवियर है जिसमें झुंड अपने परिवार को समझ के एक साथ रहता है, इसी बिहेवियर में कभी कभार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या इंटेंशनल भी हो या शॉर्ट सर्किट हो, या एक मैं कहूंगी साइड इफेक्ट हो कि अडॉप्शन की स्ट्रेटजी आ जाती है। कभी कभार कुछ मादाएं बंदरों में देखा गया वो दूसरे के बच्चों को अडॉप्ट कर लेती हैं। कभी कभार हाथियों का झुंड तो खास तौर पे छोटे हाथियों को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही चिड़िया में भी कुछ कुकू बर्ड एक होती है, वो दूसरी चिड़ियाओं के बीच में अपना अंडा दे देती है जाके, ठीक है, ताकि ये, और वो दूसरी चिड़िया उस अंडे को ऐसे सेती है जैसे कि वो उसका अपना है, फिर उसमें जो बच्चा निकलता है उसको खाना खिलाती रहती, वो बड़ा कर देती है उसे, अपने 1.5 गुने बच्चे को बड़ा करती है वो। कुकू बर्ड एक प्रकार की ब्रूड पैरासिटिक है, ऐसी चिड़िया जो दूसरे घोंसलों में अंडे देती है, ब्रूड पैरासिटिक उन्हें कहते हैं, जो कि अपने अंडे दूसरे के घोंसले में देती है, और इस घोंसले के मालिक कुकू के अंडों को सहते रहते हैं, क्योंकि उनके मन में जो भी इस घोंसले में अंडे जैसा है वो मेरा है का नियम लिखा हुआ है। ये जेनेटिक बिहेवियर है उनका कि भाई इस अंडे में, इस क्लच में जो मैंने खुद बनाया है, इसके अंदर जो भी अंडे जैसा दिख रहा है वो मेरा है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है, कुछ चिड़िया इससे डिविएंट बिहेवियर रखती हैं, जैसे कि उनके अंडे छित्तीदार होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये मेरा अंडा है या नहीं है। कुछ चिड़िया ऐसी होती है जो अंडे जैसा कुछ भी होगा उस पर सेल लेंगी उसे, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद, अंडे से चूजा निकल जाने के बाद, तब वो बिल्कुल ध्यान रखती है कि ये मेरा चूजा है। ये सब एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटजीज हैं अपने अपने परिवार को जानने की। परिवार को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जीवों ने इससे ही अपने से, मानव तो परिवार को जाने बगैर बढ़ ही नहीं सकते हैं। मैमल आधे से ज्यादा परिवार को जाने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ये मैमिलिया की खासियत है कि वो अपने परिवार को जानता है। ऐसा डायनासोर के युग में भी देखा गया है कि कुछ डायनासोर ऐसे रहे होंगे जो केयर करते होंगे। फॉसिल्स ऐसे मिले हैं जिसमें डायनासोर अंडों के पास उनको, उनकी रक्षा करते हुए इस तरीके से। मगरमच्छ भी होते हैं जो कि इस तरीके से अपने बच्चों की, मादा मगरमच्छ अपने बच्चों की वो देखभाल करती है, लेकिन नर खा जाता है, मादा ही करती है, सिर्फ माँ। तो परिवार की डेफिनेशन इतनी छोटी है मगरमच्छों में कि ये माँ है, और वो भी 2-3 महीने तक मुझे रखेगी, उसके बाद ये मुझे खा सकती है। ये है इंस्टिंक्ट। तो इस प्रकार से कई और तरह के उदाहरण प्रकृति में मिलते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि सच्ची रिश्तेदारी से अधिक लगभग कि मतलब दोनों तरीके के बिहेवियर देख के कि भाई देखिए, जानवरों के दिमाग में ये तो होता नहीं है, उन्हें ये नहीं मालूम कि यही मेरे माँ बाप है। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन से नहीं बता सकते, कोई जानवर नहीं बता सकता है। अरे हम नहीं बता सकते जब तक, जो कि आज तो डीएनए एनालिसिस है, उससे पहले क्या कौन तरीका था, कोई नहीं। तो एवोल्यूशन ने कहा कि एग्जैक्ट ट्रू रिलेशनशिप से ज्यादा लगभग रिलेशनशिप को फेवर किया। एवोल्यूशन ने लगभग रिलेशनशिप मतलब कि हाँ है मेरा ही है। उसी चक्कर में हमारे गोद लेने का एवोल्यूशन हो गया, दूसरे के अंडों, घोंसले में अंडे लेने का एवोल्यूशन हो गया, रिश्तेदारों के बच्चों को भी अपना समझ के पालने का एवोल्यूशन हुआ, इसी के जरिए, इसी बिहेवियर के जरिए कि लगभग मेरा रिश्तेदार है। तो शायद यही वजह है कि पेरेंटल केयर प्रकृति से ज्यादा प्रचलित बनिस्पत सिबलिंग केयर के है। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज पे थोड़ा सा, बहुत लंबा डिस्कशन नहीं करते हैं आरडीएस में, लेकिन ये कहते हैं कि जब पेरेंट और सिबलिंग मतलब माँ बाप और बच्चे और भाई बहन, इन दोनों में जेनेटिक डिफरेंस सेम है, 50% इनका 50%, तब हम ये क्यों देखते हैं कि पेरेंटल केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिबलिंग रिलेशनशिप उतनी नहीं होती। उसके लिए आरडी ये कहते हैं कि भाई, क्योंकि जो प्रकृति है वो ऐसे इवॉल्व हुई है कि जिससे लगभग रिश्तेदारी जो है वो तय हो जाती है। लगभग रिश्तेदारी मतलब जिसके पास, मतलब कौन ज्यादा श्योर है,
अब लगभग में तो श्योरिटी की बात आ जाएगी ना, तो क्या ज्यादा श्योरिटी है कि ये मेरा बच्चा है, तो उसमें पेरेंटल केयर इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि पेरेंट्स ज्यादा श्योर होते हैं कि ये मेरा बच्चा है, बनिस्बत इसके कि भाई बहन श्योर हो कि ये मेरा भाई बहन है, क्योंकि भाई बहन डायरेक्ट नहीं होते, वो आपको पता चलता है अपने माँ बाप के जरिए कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन, लेकिन माँ बाप को पता होता है कि ये मेरा बच्चा है। इसलिए पेरेंटल रिलेशनशिप ज्यादा कॉमन है नेचुरल वर्ल्ड में किन रिलेशनशिप के। एवोल्यूशन ने पेरेंटल रिलेशनशिप को, जब ये बात आती है तो ये सवाल खड़ा होता है कि फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि पेरेंट्स अपने लिए अपने गुलाम पैदा कर ले। मतलब अगर पेरेंट बच्चे बना सकते हैं तो अपने लिए ऐसे बच्चे बनाएं जो कि उनकी मदद करें, वो बैठे बैठे खाएं और बच्चे उनको खाना ला के दें। जबकि ऐसा तो नेचुरल वर्ल्ड में कहीं नहीं देखने को मिलता है। माँ बाप अपनी तरफ से जा जा के बच्चों को खाना खिलाते हैं, है ना, क्योंकि अगर जीन को खुद को प्रिजर्व ही करना है तो वो अपनी एक कॉपी बनाए, एक सर्वाइवल मशीन बना दे जिसको जल्दी बड़ा कर दे, और वो कहे कि लाओ भाई हम तो बैठे बैठे खाएंगे, जा तू खाना खिला, तू अपना दादा जो भी अपना टेंशन लेनी है तुम लो, अगर डेंजर लाइफ को डेंजर होगा तुम्हारी होगा, लेकिन मुझे खाना बैठे बैठे मिलता रहेगा। ऐसा क्यों नहीं, बच्चे गुलाम की तरह क्यों नहीं बनते। तो यहाँ पे ये बात आती है कि भाई पहली बात तो बच्चे बड़े करने में ताकत बहुत लगती है, बहुत ज्यादा ताकत लगती है। बच्चे को इस लायक बनाना कि वो आपका पेट भर सके, इसके लिए एक इतना ज्यादा सम ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है कि उससे ज्यादा तो आप खुद ही अपनी मदद कर लोगे, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। एवरीथिंग इज प्रॉफिट एंड लॉस इन एवोल्यूशन। तो बच्चे बड़े करके उन्हें अपना गुलाम बनाने से अच्छा आप खुद ही अपने लिए मेहनत कर लो। साथ ही साथ कि क्यों माँ बाप बड़े होते हैं और ज्यादा सावधान, एक और चीज कि माँ बाप पहले से ही सक्षम होते हैं, बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, इसलिए भाई एक डिफरेंस आता है जैसे मैंने अभी बताया। और तो यहां पे पेरेंट्स वाली जो बात बताई गई है कि पेरेंटल केयर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है और पेरेंट अपने लिए गुलाम क्यों नहीं बनाते, उसके पीछे रीजन यही है कि जीन्स जो है वो बेसिकली आपको आपके हिसाब से एक सर्वाइवल मशीन दे दी है। अब उस सर्वाइवल मशीन के जरिए वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनका किसी जीन का फोकस इस पे नहीं होता कि उसकी खुद की सर्वाइवल मशीन चलती रहे, एक हद तक ही होता है फोकस, ऐसा नहीं कि वो इसी फोकस करेगा। वो ये चाहेगा कि ये सर्वाइवल मशीन तुरंत एक नई कॉपी जितनी जल्दी हो सकता है बनाए ताकि मेरा सस्टेनेंस होता रहे। ये सर्वाइवल मशीन गया तो गया, अगर इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो वो अपनी सर्वाइवल मशीन को, जैसे जीन जो है वो मरने क्यों देता, वो बार बार रिवाइव क्यों नहीं करने देता, क्यों हमारी मृत्यु हो जाती है, क्यों हमारे पास सर्वाइवल मशीन ऐसी है कि जो कि लगातार नहीं चल सकती। भाई मेरे अंदर कुछ ऐसे जीन हैं जो कि शायद प्रकृति के सबसे पहले प्राणी होंगे, उनके अंदर भी वही रहे होंगे, तो वो जीन तो अपने आप को इतना लंबा करोड़ों साल चला रहे हैं। तो मेरे जो मशीन बनाई जीन्स ने वो 70 80 90 100 साल की उम्र के साथ क्यों है, उसको ऐसा क्यों नहीं कि अरे यार इसी को चलाते रहो, मेरी ही कॉपी बनती रहे, मैं ही अपने आप को चलाता हूं, क्योंकि जीन का उद्देश्य तो जिंदा रहना है। लेकिन जीन ऐसा नहीं करता, वो तुरंत अपनी एक कॉपी बनाने के पीछे भागता है कि भाई जल्दी से कॉपी बनाओ, ये सर्वाइवल मशीन तो जरा फेंको, हम दूसरे यूज कर लेंगे। वही की आत्मा मरती है फिर तुरंत दूसरे शरीर को धारण करती है। मैं उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस सेंस में इसे सोच सकते हैं। तो जीन्स अपने लिए अपने बच्चों को कैसे पहचानता है, उसके लिए पहचानना क्यों जरूरी है बच्चों को, और बच्चों को पहचान के कौन सा बच्चा उससे किस हद तक रिलेटेड है ये जानना भी जीन के लिए बहुत जरूरी है। तभी वो अपने स्पेसिफिक, अब जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से मेरा रिलेशन बहुत दूर का हो जाएगा, उनके लिए उनका अपना बच्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, हो सकता है उनके लिए उनके भाई बहनों के बच्चे मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि वो उनके करीब के रिश्तेदार होंगे। ये आरडी बहुत इसमें डिटेल में बताते हैं कि कैसे डिवाइड होते होते हेरिडिटरी में आपके पास कितना हिस्सा किसी ग्रैंड पेरेंट का मिलेगा आपको। तो
जितना दूर का रिश्ता उतना कम परोपकारी बिहेवियर। लेकिन ये बिहेवियर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसमें जब आप देखते हो कि भाई कोई दूसरा किसी दूसरे के लिए इतनी इस हद तक चला गया कि उसने अपनी जान जोखिम पे डाल दी, जो कि उसका कोई लेना ही देना नहीं। मतलब एक आदमी इंग्लैंड का, एक आदमी इंडिया का, और कहीं रास्ते में मिले और इंडिया वाले को जरूरत थी तो इंग्लैंड वाले ने अपना जान जोखिम में डाल के उसकी मदद करी। कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे रिचर्ड डॉकिंस ये कह रहे हैं कि ये जो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर परिवार के लिए है, इसका शॉर्ट सर्किट हुआ एक तरीके का, जिससे, क्योंकि एवोल्यूशन ने कोई भी चीज सटीक नहीं दी है, एवरीथिंग इज अ गेस वर्क। सो इसमें भी गेस वर्क की तरफ होता है। जब वो मुझे डूबता देखेगा तो हो सकता है किसी व्यक्ति को ऐसा फील हो, अरे ये आदमी डूब रहा है, चलो कूद के बचाते हैं। उसका एग्जाम्पल भी दिखता है, बाहर के वर्ल्ड में भी दिखता है, जानवरों में भी दिखता है कि कभी ऑल्दो जानवर प्रोग्राम होते हैं दूसरे की मिसफॉर्च्यून को पूरा फायदा उठाने के लिए, लेकिन वहां पे भी आप देखोगे कि कभी कभार वो अपने जीव को कहते हैं नहीं इसकी मदद कर लिया, है ना। तो जीनमैनशिप एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पारिवारिक रिश्ते, पेरेंटल केयर, किन सिलेक्शन और इसके ऊपर डिस्कशन पूरा किया गया है। किन सिलेक्शन को पारिवारिक पेरेंटल केयर से पुराने एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अलग अलग समझते थे। आरडी कहते हैं कि, रिचर्ड डॉकिंस कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। किन सिलेक्शन में सब कुछ आ जाता है। मेरे माता पिता और मैं, वो भी किन ही है। पुराने एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट पेरेंटल केयर को एक अलग स्तर पे रखते थे और बाकी किन सिलेक्शन में से भाई बहन भतीजे मामी चाची ताऊ इनको मानते थे और उनको लेकर डिस्कशन करते थे। रिचर्ड डॉकिंस ये कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट किन सिलेक्शन में सब आ जाता है, पेरेंटल केयर भी उसी का पार्ट है। अगर कोई कहता है कि पेरेंटल केयर किन सिलेक्शन से अलग है तो उसको प्रूव करना चाहिए। ये आखिरी पैराग्राफ में इन्होंने कहा है। छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफी गहराई में इस चीज को इन्होंने बताने की कोशिश करी है। मैं ये कहूंगा कि तर्क तो सारे ही सही सटीक हैं कि किन सिलेक्शन में पेरेंटल केयर, सिबलिंग। एक बात इन्होंने और भी कही जो मैं अभी तक नहीं भूल गया बताने को, कि माता की तरफ के रिश्तेदार आपको ज्यादा प्रिय रखेंगे और वो मदद भी करते हैं। मानवों में भी नानी की तरफ में ज्यादा प्रेम होता है, जानवरों में तो होता ही है। जानवरों में तो आधे ज्यादा झुंड मादाओं के होते हैं और नर उसमें आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मादाओं को ज्यादा श्योरिटी होती है कि ये मेरा बच्चा है। पुरुष या नर को नहीं उतनी, जैसे नर हाथी को नहीं मालूम है कि 50 हथनियों में जितने उसके बच्चे हैं उसके कितने। बिल्लियां तो खास तौर पे मेटिंग सभी बिल्लों से करती हैं ताकि जो बच्चे पैदा हो वो मिक्स पैदा हो एकदम, और सभी बिल्ले मिलकर उसका ध्यान रखें। तो पुरुषों को नहीं मालूम होता है कि ये बच्चा मेरा है या नहीं, जितना कि माता के तरफ के मैटरनल रिलेशनशिप में मालूम होता है। तो ये भी एक बात इन्होंने इसमें बहुत अच्छी बताई। ओवरऑल बहुत ही सटीक चैप्टर, सधा हुआ चैप्टर है। और मैं ये कहूंगा कि इस तरीके की सोच से हम मनुष्यों के भी पारिवारिक रिश्तों को काफी हद तक समझ सकते हैं कि यार ऐसा ऐसा क्यों है। ऑल्दो मनुष्यों के रिश्ते बहुत जटिल होते हैं, इतना आसान नहीं होता समझना। लेकिन अगर हम इस नजरिए से देखें एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रेटेजी और ये कि भाई पेरेंटल केयर और किन सिलेक्शन क्या होता है, तो हमें काफी हद तक समझ में आएगा कि यार मनुष्य जैसा बिहेव करते हैं वैसा क्यों करते हैं। जल्द ही नए चैप्टर 7 का भी मैं पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए आप इसको देखें। अगर कुछ सवाल हो मुझसे पूछिए, मुझे मतलब जो भी आप बताना चाहें बताइए। और यस, अच्छा, थैंक यू।